अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 126 टू 130। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ भी आ रही होगी और इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी। हमारा CS 101 का ये सफर जारी है और पिछले जो लेक्चर है उस तक हमने जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कौन कौन से जिनसे मिलके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, उनको हमने पढ़ा था। सारी चीज़ों पे हमने जो है वो एक डिटेल डिस्कशन कर ली थी। आज से हमारा एक नया जो है वो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जो जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्ट जिस तरह हमारी अगर कोई चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में सिविल चीज़ बनती है तो उसको बनाने वाले को सिविल इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, वो सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट के तहत बनाई जाती है। इसी तरीके से अगर कोई मैकेनिकल की चीज़ बनती है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बनती है। इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना भी कोई आसान काम नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी पूरा एक डिसिप्लिन मौजूद है, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन कहा जाता है। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उस पे इंजीनियरिंग के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना, ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर कोई बनाना हो तो उसके लिए भी एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक तरीका है, एक एक तहजीब है, कुछ रूल्स हैं। तो उन रूल्स के तहत जो एक यानी कि पूरा सब्जेक्ट मौजूद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से। होता इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका, उसके जितने फेज़ होंगे, किन फेज़ेज़ से गुज़रना है, हर चीज़ जो क्या-क्या टूल्स यूज़ होंगे, सब कुछ जो है वो इसमें हम जो है स्टडी करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन क्या है कि हमने जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब हम कोई कॉम्प्लेक्स डिवाइस होती है लाइक ऑटोमोबाइल कोई भी चीज़ है, ठीक है? तो अब हम उसको जब डिज़ाइन करना होता है, उसको जो जो बनाना होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें देखते हैं। अब जो फ़र्क है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी इंजीनियरिंग्स के दरमियान का, वो किस चीज़ का फ़र्क है? मैट्रिक्स का फ़र्क है, यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का फ़र्क है। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, अब एक जो चीज़ लाइक एक जगह पे आप मैकेनिक्स की कोई बात करें कि एक गाड़ी बन रही है, तो अब एक गाड़ी जब बनती है, तो उसको बनाने में भी अलग टूल्स यूज़ होते हैं, फिर उसको जो है वो उसकी टेस्टिंग में भी अलग टूल्स यूज़ होंगे, उसकी जब मैपिंग हो रही होगी तब भी अलग टूल्स यूज़ होंगे। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसकी मेजरिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, वो अलग होते हैं। यानी कि एक दूसरी इंजीनियरिंग और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेन फ़र्क यही है, यानी कि सब में एक में होता तो यही है कि सबसे पहले जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट चेक की जाती है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। लेकिन क्या है कि फ़र्क क्या है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का फ़र्क है, यानी उन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो टूल्स यूज़ होते हैं, उनको मैट्रिक्स कहा जाता है और ये जो मेन फ़र्क होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दूसरी इंजीनियरिंग के दरमियान, ठीक है? उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना था कि क्या होता है और अब जो यहाँ पे जो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि जिनको केस टूल्स कहा जाता है। अब ये जो है वो इसको बनाने के लिए भी यूज़ होंगे, ये इसको चेक करने के लिए भी यूज़ होंगे, तो ये सारे टूल्स होते हैं, ये सारे जो है वो तरीके होंगे जो केस टूल्स जिनको कहा जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ये भी एक कंबाइंड टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। इसमें एडिटर्स भी होंगे, इसमें कंपाइलर, डिबगिंग के टूल्स, सो ऑन सारे टूल्स इसमें शामिल होंगे। किसके लिए? कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो यूज होते हैं। तो मुख्तलिफ यानी ऊपर हमने केस टूल्स का नाम पढ़ा है, यहाँ पे हम आईडीईज पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या है? ये वो टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से बाकी इंजीनियरिंग के अंदर उनके अपने टूल होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो फर्क होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और दूसरी इंजीनियरिंग के दरमियान। नेक्स्ट है मॉड्यूल 127। 127 में हम सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की लाइफ कहाँ से शुरू होती है और फिर कहाँ तक जाके खत्म होती है या क्या चलता रहता है उसकी लाइफ में। तो ये चीज समझने के लिए ये एक बेस्ट डायग्राम है कि सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब वो बन चुका है तो उसके बाद क्या होगा? वो यूज होगा, यूज होने के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस होती रहेगी, यानी कि वो मेंटेन होगा और फिर यूज होता रहेगा। फिर ये दोनों चीजें आपस में चलती रहती हैं। डेवलप वो एक बार ही होता है, लेकिन यूज और मेंटेनेंस इसका सर्कल फिर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यूज होगा, फिर मेंटेनेंस करवाई जाएगी, फिर यूज होगा। इसकी सबसे आसान मिसाल आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद आपकी विंडो है। अब विंडो को बनाया गया था 1986 में, विंडो तब बनी थी, सिर्फ डेवलप हो चुकी है। उसके बाद क्या हो रहा है? यूज हो रही है और उसके बाद जो है उसकी मेंटेनेंस हो रही है। फिर उसके बाद यानी कि कितनी विंडोज आ चुकी हैं, अब विंडो 11 तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये क्या है? सिर्फ उसकी मेंटेनेंस हो रही है, उसमें जो है वो डेवलपमेंट मजीद उसके अंदर जो है वो फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन डेवलप उसकी मेंट एक ही बार हुई थी।
ठीक है? तो यानी कि एक सॉफ्टवेयर बनता एक बार है, ठीक है? उसके बाद फिर वो यूज़ होता है और उसमें मेंटेनेंस होती रहती है। उसको जो है वो उसकी फीचर्स जो हैं वो बढ़ाते जाए जाते हैं, मेंटेनेंस उसकी की जाती है। लेकिन क्या है, लाइफ साइकिल 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। डेवलप एक बार होगा, फिर यूज़ और मेंटेन, यूज़ और मेंटेन, यूज़ और मेंटेन का सर्कल चलता रहेगा। ये सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है। ये याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल की पूछी जाए तो ये चीज़ है। डेवलपमेंट का साइकिल अलग है। यानी डेवलपमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ फेजेज़ से गुज़र के एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ऐਵੇਂ ही नहीं बन जाता कि हाँ, बस हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो बैठो और कोडिंग शुरू कर दो और प्रोग्राम बन गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो भी एक पूरा उसका साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल, जिससे गुजर के जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम उसके लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। और यही चीज़ जो मैंने आपको समझा दी है, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात वही हुई है कि डेवलप एक बार किया जाता है, फिर उसका जो मेंटेनेंस और उसकी यूज़ है वो जो है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसके बाद आगे है मॉड्यूल 128। इसमें है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज क्या है, ये बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होने जा रही है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि डेवलपमेंट फेज जो है वो सॉफ्टवेयर का जो साइकिल है, वो उसका जो ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल है, वो ये 4 चीजें हैं। ठीक है? पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, अगर वो एक बंदा है तो वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट आके बता देगा। लेकिन अगर आप एक पूरी कंपनी के लिए या एक पूरे इलाके के लिए, या जैसे आप कोई एक सॉफ्टवेयर जनरली बनाया जाता है, तो फिर जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा होता है उनके इंटरव्यूज वगैरह किए जाते हैं बाकायदा, और उनसे पूछा जाता है या मुख्तलिफ तरीके यूज किए जाते हैं ये जानने के लिए कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये जो फेज होता है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज होता है। उसके बाद फिर डिजाइन फेज आता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन का आता है, फिर टेस्टिंग का। ये एक ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज है। इसके अलावा अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना कि सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल के डेवलपमेंट फेज कितने हैं, तो आपको 5 भी नजर आएंगे, 6 भी, यानी जिसमें डिजाइन के बाद कोडिंग भी आपको नजर आएगी, उसके बाद मेंटेन चेकिंग के बाद जो है, सॉरी, टेस्टिंग के बाद आगे भी आपको इसकी मेंटेनेंस का भी नजर आएगा। लेकिन मेनली ये 4 काम तो हर सॉफ्टवेयर को बनाने में होते ही है। ये एक ट्रेडिशनल उसका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे जो इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, वो हम सबसे पहले किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? यानी एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस से शुरू होता है, जिसमें क्या करना होता है कि आपने ये आपका गोल ये होता है कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ जो हैं, वो आपने अपने उस सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हो, उसके ज़रिए प्रोवाइड करनी है। ठीक है? अब आपने जो है वो, क्योंकि आपको जब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हो, तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, टाइम कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है एंड सो ऑन। सर्विसेज़ आप कौन-सी प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक आप देखें, आपसे बनवाने वाला जो है, वो आपको कहता है कि मुझे 4 महीने में जो है वो ये चीज़ बनी हुई चाहिए, और आपसे वो रिक्वायर ऐसी चीज़ें कर रहा है कि फीचर्स इतने माँग रहा है जो इतने टाइम में नहीं बन सकते। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। ये नहीं, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर वो आपको 4 लाख में बनाने का बोल रहा है, 5 लाख में बनाने का बोल रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की आपसे मान रहा है कि जिसकी मेंटेनेंस जो है या जिसको अफोर्ड करना 4-5 लाख में जो है वो नहीं है। तो आप उसको बताओगे कि ये इतने में नहीं हो सकता। इस तरीके से वो आपसे फीचर्स इतने ज़्यादा माँग रहा है, फीचर्स वो कह रहा है ये भी हो, फलाँ भी हो, ये भी हो, तो फिर उसको टाइम भी आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होते हैं। इन नॉर्मली एक इंसान को ये चीज़ नहीं पता होती, ये सिर्फ़ एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आपको बता सकता है कि आपको जो है वो कितना टाइम और आपकी कितनी चीज़ें और क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी अगर मैं आपको रियल लाइफ़ मिसाल दूँ, तो अगर आपने कोई घर बनवाना हो तो आप एक इंजीनियर को जब इसका प्रोजेक्ट जब दे देते हो कि हाँ, ये बनाना है, तो सबसे पहले वो आपके पास आता है, ठीक है? आपके पास आता है तो आपकी रिक्वायरमेंट पूछता है कि हाँ, आपको कैसा घर चाहिए? आप उसको बताते हो, हाँ, मुझे इतने कमरे चाहिए, ऐसा चाहिए, ये इस तरह का किचन होना चाहिए, फलाँ-फलाँ। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट अपने ज़हन में रखता रहता है। लेकिन जब आप साथ उसको अपना जो है बजट एस्टीमेट बताते हो, उसके अलावा फिर आप उसको ज़मीन बताते हो, तो फिर आपको वो कुछ रियल रियल टाइप चीजें बताएगा जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे। लाइक मतलब आप एक ऐसा घर बनवाना चाह रहे हो सकता है उसके लिए वो जमीन सूटेबल ना हो, यानी कि वो फिर आपको बोले कि नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा घर बन सकता है, यानी कि आपकी जमीन का स्ट्रक्चर शायद ऐसा ना हो। फिर उसके अलावा शायद आप जो स्ट्रक्चर बनाने का बोल रहे हो और आप जो बजट बता रहे हो उसमें वो ना हो सकता हो, यानी कि क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है उसमें यूज होने वाले सामान की। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हुए आपका जो इंजीनियर होता है वो चीजें बता देता है। यही चीज सेम है यहाँ पे भी कि जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस वक़्त भी जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। टाइम कंस्ट्रेंट, सिक्योरिटी, सर्विसेज़, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त देखी जाती हैं। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर जो सिग्निफिकेंट इनपुट होती है, यानी कि जो बड़ा किरदार होता है, वो एक तो स्टेक होल्डर्स का होता है।
स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? जो फ्यूचर यूजर्स होंगे आपके उस सॉफ्टवेयर के, या जिनका फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट होगा आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं। लाइक उसमें कोडिंग करने वाला, उसके अंदर जो है वो उसकी मतलब जितने उसके बनाने में लोग शामिल होंगे, या फिर वो कंपनी, या फिर जिनके फाइनेंस लग रहे होंगे, या जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बाद में लीगली जो है वो आपको अथॉरिटी देनी है कि हाँ ये एक लीगल सॉफ्टवेयर है, तो वो सारे लोग जो किसी न किसी तरह उसमें इन्वॉल्व हैं, वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी आपको लेनी पड़ती है। उसके अलावा अगली चीज है कि कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ये होता है कि जो आपको मार्केट में बने बनाए सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इनको जो है वो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कहा जाता है। ये जो है वो बने बनाए जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, ये बना के प्रोड्यूस करके जो है वो इनको मार्केट में दे देते हैं। और इनमें जो है वो आपको इतना स्टेक होल्डर्स का नहीं, मतलब बस आपको जस्ट जो है वो इनको डाउनलोड करवाना होता है या अपने पास इंस्टॉल करवाना होता है, बस इतना ही इनका होता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये है कि जब आप सारा जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेते हो, तो सिर्फ एनालिसिस करना नहीं होता, बल्कि उसको पूरा एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने रिकॉर्ड करना होता है, एक फाइल बनानी होती है। वो जो आप करते हो उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS कहा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो रिटर्न किया जाता है, ये बकायदा एक रेगुलरिटी के तहत बनाया जाता है। IEEE और दूसरे जो बड़े सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने बकायदा इसका एक तरीका बनाया हुआ है। उस तरीके के तहत ही इसको लिखा जाता है, यानी ये लिखने का भी एक तरीका है, ऐਵੇਂ नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे, बल्कि इसको लिखने का, इसको बनाने का, यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस को प्रिंट आउट करने का एक तरीका है। उस तरीके के तहत आपको जो है ये डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो ये तो हो गया सबसे पहला फेज़, जिसमें आपने ये रिक्वायरमेंट अच्छे से देख ली कि हाँ, मेरे जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज़ शुरू होता है वो है डिज़ाइन फेज़ का। अब डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर क्या होता है? डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर भी आपने कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होता, उसका डिज़ाइन तैयार करना होता है। जैसे मैं आपको घर की मिसाल दे रही थी, सो ऑन मैं उसे ही लेके चलूँगी कि अब आपने जो है वो आपने तो बता दिया कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है? अब आपके जो मैं इंजीनियर है उसने ये चीज़ सुन ली है, तो अब क्या करेगा, वो डायरेक्ट बनवाना नहीं शुरू कर देगा, बल्कि वो उसका एक जो है वो आपके पास वो बना के लेके आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडल सा बना के लेके आएगा, या फिर उसको जैसे मतलब लिख के जैसे उसका खाका सा बनाया जाता है ना, डिजाइन बना के लेके आएगा कि हाँ आपने ऐसा ही बोला था। तो फिर आप उसको जब पास आउट करोगे कि हाँ मैंने ऐसा ही बोला था, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो तब जो है वो उसकी जो है वो प्रिपरेशन शुरू करेगा, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट लेने के बाद वो उसका डिजाइन तैयार करता है। ठीक है, डायरेक्ट बनाना नहीं शुरू कर देता। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है कि सॉफ्टवेयर का पहले एक डिजाइन तैयार किया जाता है, यानी कि एक मतलब लिख के जिस तरह डिजाइन तैयार किया जाता है कि कैसा जो है वो सॉफ्टवेयर फ्यूचर में होना चाहिए, उसका एक डिजाइन तैयार कर लिया जाता है, एक खाका सा तैयार कर लिया जाता है। ये डिज़ाइन फ़ेज़ होता है। इसके अंदर अभी कोडिंग वगैरह दिस दैट और ऑल कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊँ कि जो टेक्नीक्स यूज़ होती हैं मतलब इसमें भी ऐवें ही नहीं कि मतलब कुछ भी आप कर दो, बल्कि इसमें भी आपको डायग्रामिंग मेथोडोलॉजीज़ और न्यूमरस मॉडलिंग फीचर्स यूज़ करने पड़ते हैं। स्टैंडर्डाइज़्ड नोटेशनल सिस्टम है, जो यूज़ होते हैं इस चीज़ के लिए भी। ये भी याद रखना है आपने कि ऐਵੇਂ ही नहीं बना दिया जाता कि मतलब कुछ भी जो है वो आप किसी भी तरीके से डिजाइन बना दो, बल्कि जिस तरह आप इंजीनियर्स हैं वो आपके घर का खाका बनाते हैं अगर आपके सामने, तो वो उन्होंने बकायदा एक जो है वो कुछ डायग्राम्स के तरीके से बनाया होता है, कुछ इस तरीके से, यानी कि नॉर्मल इंसान उस चीजों को शायद ना समझ सके जो टर्मिनोलॉजीज उसने यूज की हुई है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर का भी जब डिजाइन फेज बनाया जाता है, तो बकायदा कुछ स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशनल सिस्टम होते हैं जिनके तहत वो उसकी डायग्राम बनाई जाती है। डिजाइन फेज के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है, यानी कि उसकी कोडिंग और प्रोग्रामिंग का फेज आता है। यानी कि जैसे हम सोच लेते हैं कि ठीक है कोई बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो बस बैठेंगे कंप्यूटर आने की और कोडिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये तीसरे फेज में आके ये काम शुरू होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और जो प्रोग्रामर होते हैं, ये जो है उनका ये काम होता है कि वो काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे अब ये फ़र्क होता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आके कि इससे पहले काम किसका था? सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का था, और अब काम एक प्रोग्रामर का शुरू हो रहा है। अब जो प्रोग्रामर है सिर्फ़ वही प्रोग्रामिंग कर सकता है, और जो सॉफ्टवेयर पूरा होता है ये कोई एक बंदा नहीं बना रहा होता। इसमें हर काम में महारत रखने वाले लोग अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं वो एनालिस्ट्स होते हैं, वो अपना काम करेंगे। डिज़ाइन बनाने वाले अलग होते हैं, वो डिज़ाइन बनाएँगे। इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्रामर्स होंगे, वो प्रोग्रामिंग का काम करेंगे, और इस फेज़ पे आके जो है वो सारी जो है प्रोग्रामिंग की जाती है। आपकी रिक्वायरमेंट आपके सामने है, आपके सामने डिज़ाइन है, और अब आपने जो है वो क्या करना है, उसका पूरा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग करनी होती है। उसके बाद अगला जो फेज़ आता है, वो आता है टेस्टिंग का।
ठीक है? जिसकी डिटेल मैं आपको अगले में बताऊँगी, लेकिन टेस्टिंग क्या है कि जब आपका बना लेते हैं, तो आपने इसको क्या करना होता है, टेस्ट भी करना होता है कि आपका ये जो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है कि क्या वाक़ई ही ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि जो आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था, तो उसमें जो है वो आपको बताया गया था कि ये चीज़ चाहिए, तो अब आपने सॉफ्टवेयर एक बना लिया, तो अब आप उसको टेस्ट करोगे। अब टेस्ट करने का ये जो मरहला है, ये काफ़ी लंबा होता है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स यूज़ हो सकते हैं, तो इस पे बात हम जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।